जैसा आपको मालूम है हम ऑक्सीजन फैमिली कर रहे हैं और कल जो मैंने आपको वीडियो सेंड की थी उसमें हमने ऑक्सीजन फैमिली के अंदर जो है पढ़ लिया था ऑक्सीजन की फैमिली की कुछ प्रॉपर्टीज़ के बारे में, साथ के साथ रिएक्शन करी थी हमने हाइड्रोजन के साथ और हमने हाइड्राइड्स बनाए थे। ठीक है, हाइड्राइड्स मैंने आपको बताया था क्या क्या बने थे, जैसे H2O, H2S, H2SE, H2TE और H2PO। इनकी भी हमने बहुत सारी कैरेक्टरिस्टिक्स पढ़ी थी। मैंने आपको बताया था इसमें जो क्वेश्चन बनता है वो यही बनता है कि जैसे H2SE और H2TE में पूछ लेंगे कि बताओ स्ट्रॉन्ग रिड्यूसिंग एजेंट कौन है। ठीक है, अब आपको मालूम है रिड्यूसिंग एजेंट अगर आपसे कोई पूछा जाता है, रिड्यूसिंग एजेंट वो होता है जिसका ऑक्सीडेशन हो जाए। ठीक है, और ऑक्सीडेशन की अगर मैं बात करती हूँ तो उसका मतलब क्या होता है, लॉस ऑफ हाइड्रोजन, जो जल्दी हाइड्रोजन को लॉस कर दे। तो आप देख सकते हो इसमें बड़ी बॉन्ड लेंथ इसकी है तो ये जल्दी टूटेगा तो H जल्दी निकल जाएगा, तो ये स्ट्रॉन्ग रिड्यूसिंग एजेंट हो गया। ठीक है, एक और जो चीज़ है इसमें हमने बताया था कि बॉइलिंग पॉइंट और मेल्टिंग पॉइंट को लेकर के एज वी मूव डाउन द ग्रुप क्या होगा, साइज बढ़ रहा है तो बॉइलिंग पॉइंट मेल्टिंग पॉइंट बढ़ेगा, लेकिन एक्सेप्शन कौन आ रखा है, H2O, क्योंकि H2O के मॉलिक्यूल्स आपस में कनेक्ट हो रखे हैं वाया हाइड्रोजन बॉन्ड। क्वेश्चन एक और भी यहाँ पर बनता है, हाइड्रोजन बॉन्ड से कनेक्ट हो रखे हैं जिसकी वजह से जो वाटर है ना रूम टेम्परेचर पे किस फॉर्म में मिलता है, लिक्विड स्टेट में मिलता है। वाटर मॉलिक्यूल्स आपस में जुड़े हुए हैं किसकी वजह से, हाइड्रोजन बॉन्डिंग की वजह से, इसलिए जो है ये रूम टेम्परेचर पे किसकी फिजिकल स्टेट में मिलता है, लिक्विड स्टेट में। जबकि H2S जो है उसमें सल्फर का साइज बड़ा होने की वजह से क्या होगा, H2S में कोई हाइड्रोजन बॉन्डिंग नहीं होती, सारे मॉलिक्यूल्स अलग अलग होते हैं, इस कारण से H2S जो है वो कैसे मिलता है, एज गैस। ये क्वेश्चन आता है, वाटर लिक्विड है एट रूम टेम्परेचर जबकि H2S गैस है, रीज़न क्या है, बिकॉज वाटर मॉलिक्यूल्स आर कनेक्टेड विद दी हाइड्रोजन बॉन्ड। ठीक है, अच्छा ये क्वेश्चन भी आता है कि ऑक्सीजन और सल्फर एक ही फैमिली के मेंबर हैं। ठीक है, फिर भी जो है ऑक्सीजन जो है हाइड्रोजन बॉन्ड की फॉर्मेशन कर रहा है लेकिन सल्फर नहीं कर रहा। उसका रीज़न क्या है, एक हाइड्रोजन बॉन्ड बनाने के लिए साइज स्मॉल होना चाहिए और दूसरी बात है इलेक्ट्रोनेगेटिविटी क्या होनी चाहिए, ज़्यादा होनी चाहिए। एक स्मॉल साइज एलिमेंट, ये दो कंडीशंस जो है वो सक्सेस होनी ज़रूरी है, एक स्मॉल साइज एलिमेंट हो और एक हाईली इलेक्ट्रोनेगेटिव एलिमेंट हो, तो ही जो है हाइड्रोजन बॉन्ड की फॉर्मेशन हो सकती है। ये दोनों ही चीज़ें वाटर में पॉसिबल है, ऑक्सीजन में पॉसिबल है, सल्फर में नहीं है। समझ में आ गया। एक और भी चीज़ पूछी जाती है, वॉलेटाइल करेक्टर। वॉलेटाइल करेक्टर क्या होता है, वॉलेटाइल का मतलब होता है जो वेपर्स बना दे। तो अब आप देख सकते हो इसमें वेपर्स किसके बनेंगे, देखो जिसका साइज बड़ा होगा उसका सरफेस एरिया ज़्यादा है, मोर द साइज मोर द सरफेस एरिया, तो ज़्यादा पार्टिकल्स टच में आएंगे, ज़्यादा वन डबल इंटरेक्शंस होंगी। अगर ज़्यादा वन डबल इंटरेक्शन होगी तो फिर वेपर्स जल्दी बनेंगे नहीं। समझ में आया, जिसके वेपर्स जल्दी बने ना वो वॉलेटाइल नेचर का है। समझ में आ गया होगा। तो H2S वाटर के अंदर तो एक्सेप्शन है ही, तो H2S की बात करते हो तो H2S के केस में जो है हम कह सकते हैं साइज़ कम है तो यहाँ पर सरफेस एरिया कम होगा, कम पार्टिकल्स टच में आएंगे, कम वन डबल इंटरेक्शन होगी, तो सीधी सी बात है इसका बॉइलिंग पॉइंट कम होगा, तो इसका मतलब ये जल्दी सी वेपर्स अगर बता दें तो ये बना लेगा। नेचर वाइज कैसा हो गया, मोर वॉलेटाइल हो गया। ठीक है, लेकिन नीचे की तरफ जा रहे हो, स्पेशली अगर नीचे वाटर भी नीचे आ जाएगा, एक्सेप्शन आ गया, तो जितना नीचे की तरफ जाओगे साइज़ बढ़ रहा है, सरफेस है ज़्यादा पार्टिकल्स टच में आएंगे, ज़्यादा इंटरेक्शन होगी तो फिर जल्दी से वेपर्स नहीं बन पाएंगे। ठीक है, इसलिए लेस वॉलेटाइल हो गए, ऊपर वाले ज़्यादा वॉलेटाइल हो गए। क्लियर हो गया। अब हम जो नेक्स्ट टॉपिक लेके चल रहे हैं, अब हम लेके चल रहे हैं रिएक्शन विद ऑक्सीजन। अब हमने इस फैमिली के मेंबर्स को ऑक्सीजन से रिएक्ट कराना है। जैसे आपको मालूम है ऑक्सीजन से रिएक्ट कराते हैं तो यहाँ पर बनते हैं ऑक्साइड्स बनेंगे, और यहाँ पर जो ऑक्साइड्स बनते हैं ना वो दो तरह के बनते हैं, एक तो बनते हैं डाइऑक्साइड्स और एक बनते हैं ट्राइऑक्साइड्स। जैसे अगर मैं एग्जाम्पल लूँ तो डाइऑक्साइड मतलब O2 हो गया, ट्राइऑक्साइड्स मतलब O3 हो गया। जैसे सपोज आपके पास कोई भी है तो एक तो हो गया AO2 और एक हो गया आपके पास AO3, तो ये दो तरह के ऑक्साइड्स होंगे। तो मैं सबसे पहले जो स्टार्ट करने जा रही हूँ वो पढ़ा रहे हैं हम डाइऑक्साइड्स के बारे में। ठीक है, डाइऑक्साइड्स हम स्टार्ट कर लेते हैं। अब अगर हम डाइऑक्साइड्स की बात करते हैं तो जैसे आपके पास जो मेंबर्स हैं, ऑक्सीजन को तो आप छोड़ो, सल्फर, सेलेनियम, टेलोरियम और पोलोनियम। अगर मैं इस ऑक्सीजन को तो हटा रही हूँ थोड़ी देर के लिए, और मेरे पास ये है, तो मेरे पास अगर मैं इनका रिएक्शन करा दूँ ऑक्सीजन के साथ तो ये डाइऑक्साइड्स बनेंगे, SO2, SeO2, TeO2 और POO2, ये हमारे पास बनेंगे। सबसे पहले मैं जो बात कर रही हूँ इसके स्ट्रक्चर की बात कर लेती हूँ। ये जो ऑक्साइड्स बने हैं इनके स्ट्रक्चर की बात कर लेते हैं। SO2 का स्ट्रक्चर देखो, सल्फर, एटॉमिक नंबर क्या है 16, कॉन्फिगरेशन देखें तो क्या आता है 286, तो आउटर मोस्ट शेल में कितने हो गए 6 इलेक्ट्रॉन्स हो गए।
2 ऑक्सीजन है। ऑक्सीजन एटॉमिक नंबर 8, कॉन्फ़िगरेशन 2-6। इनके भी आउटर मोस्ट शेल में कितने कितने इलेक्ट्रॉन्स है? 6। अब 6 के 8 करने हैं, यहाँ भी 6 के 8 करने हैं। हमने ऐसे बनाया, एक क्या रह गया? लॉन पेयर। 1 2 3, 1 2 3, 3 के लिए अगर हम बात करते हैं तो हाइब्रिडाइजेशन क्या आएगा? sp2। sp2 हो तो शेप क्या होनी चाहिए? ट्रायंगुलर प्लेनर। लेकिन एक क्या आ गया है? लॉन पेयर। तो शेप कौन सी हो गई? वी शेप और बेंड शेप। ट्रायंगुलर शेप। ठीक है, इसको हम और तरीके से अच्छे से खोल के दिखाते हैं। सल्फर कॉन्फ़िगरेशन लिख के दिखाती हूँ। 3s2 3p4 3d0, 16 है। ठीक है, 3s2 3p4 3d0। ठीक है, अब ये ऑक्सीजन है, ऑक्सीजन से कनेक्ट करते हैं। ऑक्सीजन एटॉमिक नंबर 8 है, कॉन्फ़िगरेशन है 2-6। खोल के दिखाया 1s2 2s2 2p4। तो ऑक्सीजन का आ रहा है 2p4। खोल के दिखाएं, ये एक ऑक्सीजन, 2 ऑक्सीजन है हमारे पास। दूसरा ऑक्सीजन, इसका भी आ रहा है 2p4। अब 2 यहाँ हैं, 2 यहाँ 4 इलेक्ट्रॉन अनपेयर है। यहाँ पर भी 4 इलेक्ट्रॉन अनपेयर कर देते हैं। इसको उठा करके हमने यहाँ भेज दिया, एक्साइट करा दिया। तो पहली बॉन्ड जो बनी वो कौन सी बनी? सिग्मा। दूसरी बॉन्ड जो बनी वो कौन सी बनी? पाई। इसका 2p इसके 3p के साथ ओवरलैप कर रहा है। तो जो पाई बॉन्ड बनी है वो कौन सी बनी है? p पाई बॉन्ड। ठीक है, इसके बाद इसका ये इसके साथ कंबाइन कर रहा है। तो पहली बॉन्ड कौन सी बनी? सिग्मा। और दूसरी बॉन्ड कौन सी बनी? पाई। इसका 3d इसका 2p के साथ ओवरलैप कर रहा है। तो इसका मतलब ये क्या हो गया? d पाई p पाई बॉन्ड। तो एक हमारे पास हो गया है p पाई बॉन्ड और एक हमारे पास हो गया है d पाई p पाई बॉन्ड। तो ये 2 तरह की बॉन्ड्स यहाँ पर बन रही हैं। ठीक है, अब आप देख सकते हो हाइब्रिडाइजेशन क्या रखा है? पाई बॉन्ड इज नॉट इन्वॉल्व इन द हाइब्रिडाइजेशन। तो s तो ये आ गया, और एक सिग्मा बॉन्ड ये और एक सिग्मा बॉन्ड ये, तो 2 p हो गए। तो हाइब्रिडाइजेशन हमारा आ गया sp2। ठीक है, ये आ गया है। तो हमारे पास जो हमने स्ट्रक्चर ड्रॉ किया है, इस स्ट्रक्चर के अंदर देखा जाए तो ये सिग्मा है, तो ये पाई बॉन्ड हो गई। पाई बॉन्ड कौन सी है? p पाई बॉन्ड। इसमें भी एक सिग्मा है और दूसरी बॉन्ड कौन सी है? d पाई p पाई बॉन्ड। अब क्वेश्चन ये आता है, एक बड़ा इंपॉर्टेंट क्वेश्चन है, क्या SO2 के अंदर दोनों बॉन्ड्स बराबर होती हैं? कमेंट करो, इसके जो है बॉन्ड्स के बारे में समझाओ। तो अगर मैं इसका रेजोनेटिंग स्ट्रक्चर ड्रॉ करती हूँ तो देखो आप कैसे ड्रॉ कर सकती हो। ठीक है, अब की बार भी ये तो सिग्मा है ही। अब आप इसको इंटरचेंज कर दो। ये हमारा p पाई था, मैंने इसको चेंज करके बना दिया d पाई p पाई बॉन्ड, और ये d पाई p पाई था, इसको चेंज करके बना दिया p पाई बॉन्ड। ठीक है, हमने इसका रेजोनेंस ड्रॉ कर दिया। फिर ओवरऑल अगर हम हाइब्रिड ड्रॉ करते हैं तो ये तो हमारे पास है सिग्मा बॉन्ड, ये लॉन पेयर है। यहाँ पर मैंने इसको जो है डॉटेड दिखाया है, क्यों? क्योंकि इसके अंदर दोनों कैरेक्टर आ गए हैं, p पाई का भी कैरेक्टर आ जाएगा और d पाई p पाई का भी कैरेक्टर आ जाएगा। ऐसे यहाँ पर भी d पाई p पाई का भी कैरेक्टर आ रहा है और p पाई का भी कैरेक्टर आ रहा है, जिसकी वजह से बोथ दीज 2 बॉन्ड्स आर इक्वल इन लेंथ। समझ में आया? SO2 के अंदर जो है ये दोनों बॉन्ड्स कैसी होती हैं? बराबर होती है ड्यू टू रेजोनेंस, बिकॉज दे हैव द प्रॉपर्टीज ऑफ बोथ p पाई एंड d पाई p पाई बॉन्ड। ठीक है, तो ये हमारे पास SO2 का जो है हम बात करें तो हमारे पास इसकी शेप हो गई है। SO2 की अगर मैं बात एक और भी बताती हूँ आपको, SO2 चाहे गैस की स्टेट में हो, SO2 वैसे तो रूम टेम्परेचर पे गैस मिलता है, क्योंकि जो SO2 के पार्टिकल्स होते हैं ना वो दूसरे SO2 के साथ कनेक्ट नहीं होते हैं। SO2 के जो मॉलिक्यूल्स होते हैं ये हमेशा अलग अलग रहते हैं। दे एग्जिस्ट इन द फॉर्म ऑफ डिस्क्रीट यूनिट, अलग अलग फॉर्म में रहते हैं। इनके बीच में जो इंटरेक्शन, अगर मान लो आप सॉलिड स्टेट बनाना चाहते हो, देखो पहली बात तो ये SO2 गैस होता है एट रूम टेम्परेचर, बिकॉज SO2 के मॉलिक्यूल्स अलग अलग एग्जिस्ट करते हैं। ठीक है, अगर सॉलिड स्टेट में मिलाते हो तो इनके बीच में जो इंटरेक्शन होगी, वन टू वन इंटरेक्शन बहुत ही ज़्यादा वीक होती है, बहुत ही वीक। वहाँ पर भी ये जो है अलग अलग रहने की ही कोशिश करते हैं। ठीक है, जबकि औरों में अगर बात की जाए, जैसे SeO2 की बात करते हैं। SeO2 जो है अगर गैस में है तो अलग अलग है, लेकिन अगर हम जाते हैं किसके अंदर? सॉलिड स्टेट में, तो SO2 के सारे मॉलिक्यूल्स SeO2 के, जैसे आप समझ जाते हैं एक बार,
देखो SO2 की मैंने बात की, SO2 का मॉलिक्यूल हमेशा अलग अलग रहता है, जिसकी वजह से इट एग्जिस्ट इन द गैस एट रूम टेम्परेचर, ठीक है। लेकिन अगर हम बात करते हैं सॉलिड में, तो ये जो SO2 के मॉलिक्यूल्स हैं है तो अलग अलग ही, बट दे आर अटैच्ड विद दी वीक वंडरवाल फोर्सेस, ठीक है। तब जाकर ये कौन से स्टेट में एग्जिस्ट करते हैं, सॉलिड में, बहुत ही वीक वंडरवाल फोर्सेस है। लेकिन अगर SeO2 की बात करते हैं, SeO2 का मॉलिक्यूल ये भी अलग अलग रहता है, स्ट्रक्चर वही है सेम, तो ये एग्जिस्ट करता है गैस में, ठीक है। लेकिन अगर हम बात करते हैं सॉलिड स्टेट में, तो SeO2 का मॉलिक्यूल इस तरीके से जो है SeO, देखो मैंने ड्रॉ किया, इसका एक ओ ये हो गया, इसका एक ओ ये हो गया, इसका एक ओ ये हो गया, तो ये इस तरीके से कनेक्ट हो जाएंगे। SeO2 का मॉलिक्यूल जो है सॉलिड स्टेट में एग्जिस्ट करता है इन द फॉर्म ऑफ चेन, आपस में जुड़ जाते हैं इन द फॉर्म ऑफ चेन। क्यों, रीज़न क्या है, क्योंकि जितना आप नीचे की तरफ जाओगे ना, क्या हो रहा है, ऑक्सीजन का साइज तो उतना ही है, लेकिन SE TE PO इनका साइज बढ़ता जा रहा है, जिसकी वजह से जो है जब बॉन्डिंग बनती है तो D और P वाली जो बॉन्डिंग है, अगर मैं उसकी बात करती हूँ तो वहाँ पर ओवरलैपिंग अच्छे से नहीं हो पाएगी, क्योंकि D का साइज कैसा हो गया है, अब चेंज हो गया है, D और P का साइज में वेरिएशन बहुत ज़्यादा आ गया है, जिसकी वजह से जो D पाई P पाई बॉन्ड है, या जो हम कह सकते हैं जो पाई बॉन्डिंग है, वो उतनी इफेक्टिव नहीं होगी। तो जितना हम नीचे जाते जाएंगे उतना जो है ये कह सकते हैं गैस की फॉर्म में एग्जिस्ट करना उनके लिए मुश्किल हो जाएगा, बल्कि वो किस फॉर्म में एग्जिस्ट करेंगे, एज इन द फॉर्म ऑफ सॉलिड स्टेट, ठीक है। क्योंकि वो जुड़ते चल जाएंगे सारे के सारे, जैसे अब यहाँ पर जुड़ गए हैं, यहाँ पर जो है ये सिंगल बॉन्ड से कनेक्ट इसीलिए हो गया क्योंकि यहाँ पाई बॉन्ड इतनी इफेक्टिव नहीं है। और जब आप TeO2 में आओगे ना, तो TeO2 जो है वो तो एग्जिस्ट ही किस फॉर्म में करता है, TeO2 PO2, ये तो एक गैस फॉर्म में मिलते ही नहीं है, ये तो हमेशा ही किस स्टेट में मिलते हैं, सॉलिड। यहाँ पर तो बल्कि लेयर्स हो जाती हैं, एक TE बल्कि 4 O से जुड़ा होता है, फिर TE, इस तरीके से एक लेयर स्ट्रक्चर जो है तैयार हो जाता है, क्योंकि यहाँ पर एक नेटवर्क बन गया है। और वो नेटवर्क क्यों बन गया है, उसका रीज़न क्या है, क्योंकि TE का साइज बड़ा होने की वजह से यहाँ पर जो पाई बॉन्डिंग है वो बिल्कुल ही वीक हो गई है। तो इसलिए जो है एज वी मूव डाउन द ग्रुप, द टेंडेंसी ऑफ फॉर्मेशन ऑफ पाई बॉन्ड गोज ऑन डिक्रीजेस, ठीक है। तो आपको ये समझ में आ गया होगा जो मैंने आपको बताया कि कौन जो है गैस स्टेट में एग्जिस्ट कर रहा है और कौन सॉलिड स्टेट में एग्जिस्ट कर रहा है और क्यों, ठीक है। इसके बाद हम आते हैं इसके डायपोल मोमेंट के ऊपर। अगर कोई हमसे कहता है SO2 का डायपोल मोमेंट बताओ, तो आप देख सकते हो SO2 का हमने स्ट्रक्चर बनाया है इस तरीके से, ठीक है। होता क्या है, लॉन पेयर है तो ऊपर को ले जा रहे हैं, सल्फर ऑक्सीजन में ऑक्सीजन इज मोर इलेक्ट्रोनेगेटिव, तो ये दोनों नीचे को ले जाना चाहिए। होना क्या चाहिए कि आपस में डायपोल्स एक दूसरे को कैंसिल आउट करना चाहिए, लेकिन यहाँ डायपोल्स आपस में एक दूसरे को कैंसिल आउट नहीं करते हैं। कैंसिल आउट नहीं करने का रीज़न क्या है, एक तो इनका बेंड स्ट्रक्चर है, और दूसरी बात जो है यहाँ पर ऑक्सीजन और सल्फर में अगर बात की जाए तो ऑक्सीजन सल्फर से बहुत ज़्यादा इलेक्ट्रोनेगेटिव नहीं कह सकते हम, जितना ये ऊपर जा रहा है उतना ये नीचे नहीं जा रहा है, ठीक है। दोनों ही जो है अगर हम बात करें तो जो डायपोल्स हैं वो एक दूसरे को कैंसिल आउट पूरी तरीके से नहीं कर पा रहे हैं, जिसकी वजह से इसका डायपोल मोमेंट जो है वो क्या रहेगा, ग्रेटर देन 0। अगर हम नोट भी करना चाहते हैं तो उसका डायपोल मोमेंट आता है 1.63 डिबाई, ठीक है। तो उसका रीज़न आप सबको पता होना चाहिए, SO2 के केस में जो डायपोल मोमेंट 0 नहीं आता है, बिकॉज डायपोल्स आपस में एक दूसरे को कैंसिल आउट नहीं करते हैं, ठीक है। तो ये तो जो हमने पढ़ा है, ये सारा का सारा जो हमने अभी एक्सप्लेन किया है, ये हमने सारा का सारा एक्सप्लेन किया है डाइऑक्साइड्स के बारे में। अब हम आते हैं ट्राइऑक्साइड्स के बारे में। पर ट्राइऑक्साइड्स बताने से पहले मैं एक और भी चीज़ यहाँ पर लेके चलती हूँ। ये सारे हमने ऑक्साइड्स लिखे हैं, हम जानना चाह रहे हैं कि ये एसिडिक है कि बेसिक है। तो मैंने आपको एक नॉर्मल तरीके से बता दिया, जब मेटल का ऑक्साइड बनता है ना, जब मेटल ऑक्सीजन से रिएक्शन करता है और जो मेटल के ऑक्साइड्स बनते हैं, ठीक है, अगर हम इनको पानी में डाल दें तो ये बेस की फॉर्मेशन करते हैं। इसका मतलब जो मेटल ऑक्साइड्स होते हैं दे आर बेसिक इन नेचर। अगर मैं यही काम नॉन मेटल में करती हूँ, नॉन मेटल का अगर हम ऑक्सीजन से रिएक्शन करते हैं और नॉन मेटल के ऑक्साइड्स बनते हैं, और अगर हम इनको वाटर में डालते हैं तो दे गिव दी एसिड्स। जैसे मैं एग्जांपल लेती हूँ SO2, सल्फर लिया हमने, ठीक है, सल्फर का मैंने ऑक्सीजन से रिएक्शन कराया, क्या बनाया, SO2, ठीक है। अब SO2 को हमने पानी में डाल दिया तो क्या बना, H2SO3, सल्फ्यूरस एसिड, H2SO3। अब ये टूटेगा तो क्या रिलीज होगा, H+,
तो इसका मतलब नेचर वाइज कैसा हो गया, एसिडिक, क्योंकि सल्फर नॉन मेटल है, टिपिकल नॉन मेटल है सल्फर। तो सल्फर के जब हमने नॉन मेटल का ऑक्साइड बनाया तो वो हमें क्या दे रहा है, एसिड दे रहा है। तो एज वी मूव डाउन द ग्रुप, एसिडिक करेक्टर बढ़ना चाहिए कि कम होना चाहिए। आप ये देखो नॉन मेटलिक करेक्टर कम हो रहा है कि ज़्यादा हो रहा है। हमें मालूम है जितना नीचे जाते हैं साइज बढ़ता है, साइज बढ़ेगा तो इलेक्ट्रॉन निकालना आसान हो जाएगा, मतलब मेटेलिक करेक्टर इंक्रीज होता है। जितना हम नीचे जाते हैं मेटेलिक करेक्टर इंक्रीज होता है। अगर मेटेलिक करेक्टर इंक्रीज होगा तो बेसिक नेचर इंक्रीज होगा, तो इसका मतलब एसिडिक करेक्टर डिक्रीज। तो हम क्या कहेंगे, एज वी मूव डाउन द ग्रुप एसिडिक करेक्टर ऑफ द ऑक्साइड्स डिक्रीजेस। रीजन समझ में आ गया होगा। जितना नीचे जाएंगे साइज बढ़ेगा, साइज बढ़ेगा तो इलेक्ट्रॉन निकालना आसान हो जाएगा। अगर इलेक्ट्रॉन निकालना आसान हो तो इसका मतलब बढ़िया मेटल हो गया, नीचे वाले बढ़िया मेटल होते हैं, और जो मेटल होते हैं उनके ऑक्साइड्स कैसे होते हैं, बेसिक। तो नीचे वाले बेसिक हैं, ऊपर वाले एसिडिक हैं। ठीक है, ये तो हुई बात डाइऑक्साइड्स की। अब हम स्टार्ट करते हैं हमारे ट्राइऑक्साइड्स। जिनका जनरल फार्मूला है AO3। ठीक है, देख लेते हैं क्या क्या हमारे पास जो है यहाँ पर बनेंगे। सल्फर में सल्फर का बनेगा SO3, सेलेनियम SeO3, टेलुरियम TeO3, पोलोनियम TOO3। तो इस तरीके से हमारे पास स्ट्रक्चर्स बनने चाहिए। सबसे पहले मैं फिर से आती हूँ स्ट्रक्चर के ऊपर ही। अगर SO3 का स्ट्रक्चर देखते हो, सल्फर जैसे हमने पिछली बार किया था, सल्फर के साथ 3 ऑक्सीजन अटैच है, तीनों के आउटर मोशन में 6 हैं, 1 2 3 के लिए हाइब्रिडेशन आ गया sp2। sp2 होता है शेप होती ट्रायंगुलर प्लेनर। क्वेश्चन आता है क्या बताओ ये सारी बॉन्ड्स बराबर है, तो फिर से वही देख सकते हो सल्फर का करके। S2 3p4 3d0। ठीक है, ऑक्सीजन है, ऑक्सीजन में 2p होता है, 2p4, ये एक ऑक्सीजन हो गया। ऐसा दूसरा है, ऐसा तीसरा है, 2 4 6 इलेक्ट्रॉन्स जो है खाली होने चाहिए। एक इलेक्ट्रॉन उठ करके यहाँ आ जाएगा, एक इलेक्ट्रॉन उठ करके यहाँ आ जाएगा। सिग्मा बॉन्ड सभी की अगर मैं बात करती हूँ तो पहले मैं सिग्मा बना लेती हूँ। इसका भी सिग्मा बन गया है। इसकी बात करते हैं तो यहाँ से भी पहले बॉन्ड कौन सी बनेगी, सिग्मा बन जाएगी। अब बनाते हैं पाई बॉन्ड। पाई बॉन्ड पहले देख सकते हैं 3p से 2p, मतलब p पाई बॉन्ड इसमें बन रही है। फिर 3d से 2p, मतलब कि d पाई बॉन्ड बन रही है। 3d से 2p, यहाँ पर भी कौन सी बन रही है, d पाई बॉन्ड। ठीक है, तो यहाँ पर देख सकते हैं ये जो 3 बॉन्ड्स हैं, इसमें एक तो p पाई है, एक d पाई है, दूसरी भी हमारे पास कौन सी है, d पाई है। अगर हम रेजोनेंस ड्रॉ करते हैं तो हमारे पास सारी बॉन्ड्स कैसी मिलेंगी, हमें बराबर मिलेंगी। हाइब्रिड ड्रॉ करके देखा जाए तो एक सल्फर, ठीक है, तो इसकी वजह से तीनों की तीनों बॉन्ड्स कैसे हो गई हैं, इक्वल हो गई है। तो अकॉर्डिंग टू रेजोनेंस जो है ये सारी की सारी बॉन्ड्स बराबर होती है। और अगर अब हमसे बात की जाए डायपोल मोमेंट की, तो आप देख सकते हैं ऑक्सीजन ये नीचे खींच रहा है, इसमें भी ऑक्सीजन नीचे खींच रहा है, इसमें ऑक्सीजन ऊपर खींच रहा है। तो जितनी टेंडेंसी से ऊपर जा रहा है उतनी टेंडेंसी से नीचे जा रहा है, तो इसका मतलब डायपोल एक दूसरे को पूरी तरीके से कैंसिल आउट कर देंगे, जिसकी वजह से जो डायपोल मोमेंट है वो कितना आ जाएगा, 0। ठीक है, SO3 की बात करते हैं तो SO3 भी जो है रूम टेम्परेचर किस फॉर्म में मिलता है, गैस की फॉर्म में मिलता है। बिकॉज SO3 भी जो है अकेले यूनिट्स है, डिस्क्रीट यूनिट्स है। SO3 के मॉलिक्यूल्स जो है वो भी आपस में बहुत ही वीक वन टू फोर्सेस से जुड़े हैं, बहुत ही वीक से, जिसकी वजह से वो किस फॉर्म में एग्जिस्ट करता है, एज इन द फॉर्म ऑफ गैस। ठीक है, गैस की फॉर्म में एग्जिस्ट करता है। अगर हम बात करते हैं इसकी सॉलिड स्टेट में, तो अगर हम बात करते हैं सॉलिड स्टेट के अंदर, तो SO3 सॉलिड स्टेट के अंदर अलग अलग फॉर्म्स में एग्जिस्ट करता है। ठीक है, कैसे, जिस तरीके से अगर हमें दिखाना पड़े तो ये पॉलीमेरिक चेन की फॉर्म में भी एग्जिस्ट करता है। S, ठीक है, तो हम बनाते हैं तो इस तरीके से हमने बनाया, अब बनाते चल जाएंगे। इसका O ये हो गया, इसका O ये हो गया, इसका O ये हो गया, कनेक्ट कर देंगे आपस में।
तो ये जो हमारे पास पॉलीमेरिक चेन बन करके आ जाएगी। अगर SO3 जो है पॉलीमेरिक चेन, क्योंकि कई फॉर्म्स में ये जो है एग्जिस्ट करता है। अगर पॉलीमेरिक चेन नहीं बनाना चाहेंगे, अगर हमें क्लोज रिंग बनानी है, तो ये क्लोज रिंग के फॉर्म में भी जो है साइक्लिक स्ट्रक्चर भी जो है बना सकता है। ठीक है, साइक्लिक स्ट्रक्चर बनाने के लिए क्या होता है, इसमें जो 3SO3 के मॉलिक्यूल्स होते हैं वो आपस में कनेक्ट हो जाते हैं। 3SO3 के मॉलिक्यूल्स, लेकिन जरा कैसे कनेक्ट होंगे, जिससे मैंने आपको पहले ही बताया था, अगर फॉस्फोरस के ऑक्साइड में उस तरीके से ही है। अगर हमने जो है 3 सल्फर ले लिए हैं, ठीक है, आप चाहो तो इसको अगर आप नहीं भी बना पाते हो तो आप डायरेक्ट इसको जो है बेंजीन बना के भी कर सकते हो। अदरवाइज जो है इसके पास 2 ऑक्सीजन इसके पास अटैच है, 2 ऑक्सीजन इसके पास अटैच है और 2 ऑक्सीजन इसके पास अटैच है। ठीक है, अब रह गया सबका एक एक ओ, इसका ओ ये हो गया, इसका ओ ये हो गया, इसका ओ ये हो गया। कनेक्ट कर देंगे आप सबको। ठीक है, तो इस तरीके से जो है आपके पास साइक्लिक स्ट्रक्चर तैयार हो जाएगा। तो जो हमारे पास है SO3 वो गैस फॉर्म में मिलता है और सॉलिड स्टेट में भी मिलता है। इसके अलावा अगर हम और चीज़ों की बात करते हैं, जैसे SeO3, TeO3, तो ये सारे अगर हम बात करते हैं तो ये हमारे पास जनरली सॉलिड स्टेट में मिलते हैं। और सॉलिड स्टेट में भी किस फॉर्म में मिलेंगे, मोस्टली जो है नेटवर्क तैयार करके रखते हैं, कैसा ना कैसा। जैसे अगर हमने SO3 का देखा, ऐसे अगर हम SeO3 का देखते हैं ना, तो ये भी साइक्लिक स्ट्रक्चर के फॉर्म में एग्जिस्ट करता है। लेकिन यहाँ पर SO3 के जो मॉलिक्यूल्स होते हैं उसमें 4 मॉलिक्यूल्स इसको अंदर हम अटैच कर सकते हैं। 4, जैसे Se ये हो गया है, दोनों के पास, इनके पास सबके पास जो है 2-2 O हो गए हैं। ठीक है, कनेक्ट कर रहे हैं तो इसका एक O ये हो गया, इसका O ये हो गया, इसका O ये हो गया, इसका O ये हो गया। कनेक्ट कर दो आपस में, तो ये जो हमारे पास SeO3 का स्ट्रक्चर तैयार हो जाएगा। तो जितने भी हमारे पास हैं वो सारे के सारे नेटवर्क जो है उसकी फॉर्मेशन करेंगे। और एक और बात यहाँ पर है कि अगर हम बात करते हैं इन ऑक्साइड्स की, तो अगर जैसे वही बात है मैंने आपको बताया था, इन ऑक्साइड्स को हम पानी में डिजोल्व करते हैं। जैसे SO3 को अगर मैंने पानी में डिजोल्व किया तो किसकी फॉर्मेशन करेगा, H2SO4 डिसोसिएट होकर क्या रिलीज होगा, H+। इसका मतलब ये जितने भी ऑक्साइड्स हैं ये सारे के सारे नेचर वाइज कैसे होंगे, एसिडिक। ठीक है, जितने भी हमारे पास बनेंगे ये सारे के सारे नेचर वाइज कैसे होंगे, एसिडिक ऑक्साइड्स होंगे। तो ये सारा जो टॉपिक था ये हमने बताया रिएक्शन विद ऑक्सीजन। अब इसके बाद आते हैं रिएक्शन विद हेलोजेंस। अगर हेलोजेंस के साथ रिएक्शन करते हैं तो हमारे पास किसकी फॉर्मेशन होगी, हैलाइड्स की। हेलोजेंस की अगर मैं बात करती हूँ तो हमारे पास बन के आते हैं हैलाइड्स। और अगर मैं बात करती हूँ हैलाइड्स की, ठीक है, तो जैसे ऑक्साइड्स थे हमारे पास 2 तरह के बन के आते थे, ड्राई ऑक्साइड, ट्राई ऑक्साइड। तो ऐसे हैलाइड्स की बात करते हो, हैलाइड्स हमारे पास 4 तरह के बन करके आते हैं। जैसे मैं एग्जांपल वही A का ले लेती हूँ। ठीक है, अगर हेलोजेंस की बात करते हो, हेलोजेंस मान लेते हैं X, तो एक तो बन सकता है X मतलब मोनोहैलाइड, एक हेलोजन जुड़ रहा है तो कह देते हैं मोनोहैलाइड। ठीक है, X2 मतलब कि डाइहैलाइड, X4 मतलब कि टेट्राहैलाइड, और एक बनता है AX6 मतलब कि हेक्साहैलाइड। तो इस तरीके से जो है हमारे पास 4 हेलोजेंस जो है 4 जो है ये हैलाइड्स बन करके आते हैं, जिसमें एग्जांपल ले सकते हो। SF4 हमने ले लिया, या हमने यहाँ पर जो है SF6 ले लिया। ठीक है, इनके ऊपर भी बहुत इंपॉर्टेंट जो है यहाँ पर एक जो है क्वेश्चन बनता है, बहुत ही इंपॉर्टेंट। वो हम देखेंगे कि क्या क्वेश्चंस बन सकते हैं। ठीक है, या फिर अगर हम देखते हैं अगर AX2 में अगर मैं लेके चलती हूँ तो जैसे सपोज SF2 हो गया, सल्फर के साथ ही अगर मैं लेती हूँ तो SF2 ले सकती हूँ। और भी है ऐसे तो और भी हम ले सकते हैं। ठीक है, और इसमें तो एक और भी आपको याद होगा, आप ऑक्सीजन का भी ले सकते हो इसके अंदर, तो आप ऑक्सीजन का भी ले सकते हो। जैसे OF2 मैंने आपको बताया था, OF2 भी आप ले सकते हो। और मोनोहैलाइड में भी ऐसे ले सकते हो, O2F2। अगर आप काट कर देखो तो OF रेशो 1:1 आएगा, तो O2F2 भी आप यहाँ पर एग्जाम्पल की फॉर्म में उठा सकते हो। ठीक है, ताकि आपको समझ में आ जाए। ठीक है, अदरवाइज और भी एग्जाम्पल्स हैं इसके अंदर भी जो हम ले सकते हैं। तो हम जब इनमें स्टार्ट करने जा रहे हैं सबसे पहले हम स्टार्ट करते हैं हेक्साहैलाइड्स, जैसे SF6, SeF6, TeF6। ठीक है, अगर हम इन हैलाइड्स के बारे में स्टार्ट करते हैं, अब हम देखते हैं, आपको मालूम है अगर मैं इन हेलोजेंस की बात करती हूँ तो सल्फर के ऊपर कितना चार्ज पॉसिबल है, सल्फर पे, सेलेनियम पे, टेलुरियम पे, फ्लोरीन पे -1 होता है, हाईली इलेक्ट्रोनेगेटिव एलिमेंट है, तो -6 हो गया। तो सल्फर पे कितना आ गया, +6। तो ये जितने भी एलिमेंट्स हैं इस पर कितना आएगा, सब पे, सल्फर पे, सेलेनियम पे,
करती हूँ तो मैंने आपको बताया सभी में माइनस का फ्लोरीन है, तो सल्फर पे, सेलेनियम पे, टेलुरियम पे, सभी पे कितना चार्ज आएगा? +6। अब हमारे पास क्वेश्चन ये बनता है, हमें ये बताना है इनमें सबसे +6 स्टेट सबसे ज़्यादा स्टेबल किसके लिए? तो आपको मालूम है एज वी मूव डाउन द ग्रुप, ठीक है, द इनर्ट पेयर इफेक्ट ऑकर्स। इनर्ट पेयर इफेक्ट होने की वजह से जो है टेंडेंसी टू फॉर्म +6 स्टेट डिक्रीजेस, ठीक है। ऑक्सीजन में कम होता है ड्यू टू द अनअवेलेबिलिटी ऑफ डी ऑर्बिटल्स, और पोलोनियम में कम होता है ड्यू टू द प्रेजेंस ऑफ इनर्ट पेयर इफेक्ट, जबकि बेस्ट जो है किसके लिए होता है? सल्फर के लिए। तो एज वी मूव डाउन द ग्रुप द स्टेबिलिटी ऑफ +6 स्टेट डिक्रीजेस। इट मीन्स अगर हम इन तीनों में देखते हैं तो द मोस्ट स्टेबल कंपाउंड इज SF6, ठीक है। दूसरी बात आप यहाँ से भी देख सकते हो, सल्फर का साइज और फ्लोरीन का साइज छोटा है, तो इस कारण से जो है दोनों के बीच में जो है बॉन्डिंग इंटरेक्शन कैसी होगी? अच्छी हो जाएगी। लेकिन जितना नीचे की तरफ आओगे टेलुरियम का साइज बड़ा हो गया तो बॉन्ड भी क्या होगी? बड़ी होगी, तो जो स्टेबिलिटी है वो क्या होगी? डिक्रीज हो जाएगी। तो स्टेबिलिटी किसकी ज़्यादा है? SF6 की। स्टीरिक हाइड्रेंस की अगर मैं बात करती हूँ तो टेलुरियम का साइज कैसा होता है? बड़ा होता है। तो टेलुरियम को जो है अगर 6 फ्लोरीन अगर हम कवर अप कर रहे हैं तो 6 फ्लोरीन एटम्स जो हैं वो इसको अच्छे से कवर नहीं करेंगे, ठीक है। तो in case of TeF6, 6 fluorine atoms do not completely surround the tellurium. So tellurium, if we react tellurium with the other compounds like water, then the water easily react with the TeF6. But in case of SF6 is not so much reactive because the size of sulfur is quite small and it is completely surrounded by the 6 fluorine atoms. जो 6 fluorine atoms हैं, they completely surround the sulfur so that the other particles like water do not attack on the sulfur easily. अगर हम बात करते हैं SF6 में और SeF6, TeF6 इन सभी के अंदर बात करते हैं तो मैंने आपको बताया SF6 is highly stable because the size of sulfur and fluorine is quite small and they form the bond very strongly. But in case of TeF6, the size of tellurium is quite large than the fluorine, so the bond length is quite large. That's why TeF6 is not so much highly stable. The other reason is that the fluorine is highly electronegative element. It can easily oxidize +6 state, but the sulfur and amongst the sulfur, selenium, tellurium, S+6, sulfur in the +6 state is much more stable than the tellurium +6, ठीक है, जिसकी वजह से SF6 का फॉर्मेशन इजीली हो जाएगा। तीसरी बात कि SF6 और TeF6 में विच इज़ मोर रिएक्टिव टुवर्ड्स वाटर हाइड्रोलाइसिस, तो हमने क्या बताया? SF6 में साइज सल्फर का स्मॉल होने की वजह से इट इज़ कम्प्लीटली सराउंडेड बाय द 6 फ्लोरीन, दैट्स वाई हाइड्रोलाइसिस डू नॉट ऑकर मच इजीली. But in case of TeF6, then the size of tellurium is so much large, so that the 6 fluorine atoms do not easily cover up the tellurium, so hydrolysis can easily occur. ठीक है, तो डिग्री ऑफ हाइड्रोलाइसिस की अगर बात करते हैं तो एज वी मूव डाउन द ग्रुप हाइड्रोलाइसिस इजीली ऑकर. क्लियर हो गया होगा. अगर हम रिएक्शन करके देखना चाहते हैं तो भी देख सकते हैं TeF6 का वाटर के साथ रिएक्शन. करा कर देखें तो 6F ये निकल के आएगा 6HF. क्या बच गया है? टी के साथ TE के साथ अटैच हो जाएंगे OH6, मतलब कि H6TeO6. ठीक है, ये कंबाइन हो जाएगा यहाँ पर, ये फॉर्मेशन हो जाएगी. तो इसके बाद हम देख लेते हैं इनका स्ट्रक्चर सारे के सारे हेक्सालाइड्स का. सो द स्ट्रक्चर ऑफ SF6 लाइक सल्फर की अगर बात करते हो, सल्फर एटॉमिक नंबर 16, आउटर मोस्ट शेल में 6 इलेक्ट्रॉन्स, 6 फ्लोरीन है, सभी सिंगल बॉन्ड बनाएंगे. तो 1 2 3 4 5 6 के लिए जो हाइब्रिडेशन आएगा वो कौन सा आएगा? sp3d2. शेप कौन सी आएगी? ऑक्टाहेड्रल. तो आप देख सकते हो सल्फर का स्ट्रक्चर कैसा बनेगा SF6 में. इस तरीके से जो है ये स्ट्रक्चर तैयार हो जाएगा. तो ये तो हमारे पास हो गया किसका? हेक्साहालाइड्स का. अब इसी के बाद मैं सीधा आ जाती हूँ टेट्राहालाइड्स में. टेट्राहालाइड्स में मैं एक बार SF4 का स्ट्रक्चर बना के दिखाती हूँ आपको. SF4 का स्ट्रक्चर कैसे बनेगा. तो यहाँ पर भी क्या होगा? सल्फर के आउटर मोस्ट शेल में कितने हैं? 6 इलेक्ट्रॉन से 4 फ्लोरीन अटैच होंगे, एक लॉन पेयर. तो 1 2 3 4 5 के लिए जो हाइब्रिडेशन आएगा वो कौन सा आएगा? sp3d. ठीक है, sp3d की शेप कौन सी होती है? ट्राइंगुलर बाइपिरामिडल. लेकिन एक लॉन पेयर होने की वजह से जो इसका शेप कौन सा बनेगा? सीसॉ. अगर मैं इसका शेप दिखाती हूँ तो कैसा बनेगा? सीसॉ. एक लॉन पेयर हो गया है.
ठीक है। SF4 का स्ट्रक्चर देख लेते हैं। तो इस तरीके से आएगा ये। आपको मालूम है अगर ट्रायंगुलर बायपिरामिडल में अगर एक लॉन पेयर लगा दिया जाए तो जो है शेप कौन सी बन जाती है, सीसॉ। तो यहाँ पर जो है सीसॉ शेप आएगी। तो आप यहाँ देख सकते हो सल्फर इज नॉट कम्प्लीटली सराउंडेड बाय 6 फ्लोरीन फ्रॉम द ऑल द साइड्स। यहाँ से खाली है तो आराम से जो है बाहर का पार्टिकल आकर के इस पर अटैक कर सकता है। तो अमॉन्ग्स्ट SF4 और SF6, SF4 इज रिएक्टेड टुवर्ड्स कंपाउंड्स बट SF6 इज नॉट। क्वेश्चन भी आता है SF4 में SF6 में विच इज इनर्ट इन नेचर। तो इनर्ट मतलब नॉन रिएक्टिव कौन है, SF6, बिकॉज सल्फर इज कम्प्लीटली सराउंडेड बाय द 6 फ्लोरीन बट इन केस ऑफ SF4 इट इज नॉट। ठीक है, सबको समझ में आ गया होगा कि किस तरीके से हो रहा है। इसके अलावा इसमें और भी क्वेश्चंस जैसे बनते हैं, मैंने आपको बताया SF4 के बारे में। ठीक है, तो जैसे हम देखते हैं SF4 का मैंने आपको स्ट्रक्चर बताया कि किस तरीके से होता है। अब एक क्वेश्चन यहाँ पर ये भी आता है, जैसे SF4 है, आपसे ये पूछा जाएगा बताओ ये लेविस एसिड है कि लेविस बेस है। कोई भी कंपाउंड हो अगर आपसे कोई ये पूछता है कि ये बताओ ये लेविस एसिड है या लेविस बेस है, तो आप कैसे बनाओगे। सबसे पहले आपने इसका स्ट्रक्चर ड्रॉ किया। अभी थोड़ी देर पहले मैंने आपको इसका स्ट्रक्चर बताया। तो उसमें मैंने आपको बताया इसमें लॉन पेयर होता है, इसकी शेप जो है वो कैसी बनती है, सीसॉ। तो इसमें लॉन पेयर का प्रेजेंस होना मतलब इट वर्क एज लेविस बेस। जब भी आपसे किसी के बारे में पूछता है तो आप इसका जो है लेविस स्ट्रक्चर ड्रॉ करेंगे और आप अगर उसमें लॉन पेयर आता है तो इसका मतलब वो लेविस बेस है। दूसरी बात अगर आप इसका क्या करके देखो, पूरा का पूरा कॉन्फ़िगरेशन दिखा करके आप एक्सप्लेन कर सकते हो। 3s2 3p4 3d0 3s2 3p4 3d0। ठीक है, 4 फ्लोरीन है आपके पास। 4 फ्लोरीन का मतलब आपको फ्लोरीन का एटॉमिक नंबर पता है 9 होता है। कॉन्फ़िगरेशन अगर लिखते हो 1s2 2s2 2p5। एक फ्लोरीन की बात करते हो कॉन्फ़िगरेशन होता है 2p5। 2p5 दिखाती हूँ मैं, एक का दिखा देती हूँ। तो इसके पास 1 अनपेयर है। तो अगर आपके पास 4 फ्लोरीन है तो 4 के पास 4 अनपेयर हो गए हैं। ठीक है, सबके पास 1 अनपेयर है। तो एक इलेक्ट्रॉन यहाँ से उठ करके यहाँ आ जाएगा। तो 1 2 3 4 ऐसा हो सकता है। और अभी भी इसके पास क्या पड़े हैं, वेकेंट डी ऑर्बिटल्स पड़े हैं। ये चाहे तो ये बाहर से इलेक्ट्रॉन्स को कैरी करके अपने इन ऑर्बिटल्स में भर सकता है। ठीक है, अब बाहर से आराम से ये जो है इलेक्ट्रॉन्स ले सकता है। इसका मतलब इसमें जो है इलेक्ट्रॉन्स को लेने की कैपेसिटी है। तो ये जो है इतने का इलेक्ट्रॉन डेफिशिएंट हो गया है तो ये वर्क करेगा एज लेविस एसिड। अगर हमने इसका लेविस स्ट्रक्चर ड्रॉ किया और लॉन पेयर आते हैं तो ये लेविस बेस हो गया है। अगर हम इसे कॉन्फ़िगरेशन लिखते हैं तो इसके पास वेकेंट डी ऑर्बिटल्स है तो इसका मतलब ये वर्क करेगा एज लेविस एसिड। इट कैन इजीली एक्सटेंड इट्स कोऑर्डिनेशन नंबर। ठीक है, ये अपना कोऑर्डिनेशन नंबर इंक्रीज कर सकता है तो ये बन जाएगा लेविस एसिड। जैसे एग्जाम्पल मैं एक और भी देती हूँ, SOCl2 जो है एग्जाम्पल मैंने यहाँ पर उठाया। SOCl2 पूछ रहा है बताओ ये एसिड है कि बेस है। तो इसका भी आप स्ट्रक्चर ड्रॉ करके दिखा सकते हो। सल्फर, इसमें एक ऑक्सीजन आएगा डबल बॉन्ड से और 2 क्लोरीन आएंगे और लॉन पेयर 1 2 3 4 5 6। आप सब इसका लेविस स्ट्रक्चर ड्रॉ करके देख सकते हो। यहाँ लॉन पेयर होने का मतलब इट वर्क्स एज लेविस बेस। साथ के साथ आप इसका जो है अभी कॉन्फ़िगरेशन दिखा सकते हो। 3s2 3p4 3d0। ठीक है, अब एक ऑक्सीजन दिखाना है तो ऑक्सीजन डबल बॉन्ड बनाएगा। 2 क्लोरीन एक सिंगल बॉन्ड बनाएंगे तो इसके लिए इसको उठा करके यहाँ भेजना पड़ेगा। 2 बॉन्ड से जुड़ा ऑक्सीजन, 1 से जुड़ा क्लोरीन, 1 से जुड़ा क्लोरीन। ठीक है, तो इसके पास भी वेकेंट डी ऑर्बिटल्स हैं। इसका मतलब ये भी वर्क करेगा एज लेविस एसिड। तो कोई भी सब्सटेंस है, आपको कोई भी कंपाउंड आपके पास है उसके अगर आपसे पूछता है लेविस एसिड और लेविस बेस के बारे में तो आप उसको इजीली एक्सप्लेन कर सकते हैं। ठीक है, दूसरा मैंने आपको बताया था कि SF4 और SF6 के अंदर बात करते हैं। अगर हमें इसका वाटर के साथ रिएक्शन देना है तो SF6 कोई रिएक्शन शो नहीं करेगा बिकॉज सल्फर इज कम्प्लीटली सराउंडेड बाय द 6 फ्लोरीन। जबकि SF4 जो है वाटर के साथ रिएक्शन दे देगा। कैसे रिएक्शन देगा, 4 फ्लोरीन है तो आपने इसको 4 टाइम्स कर लेते हैं। ठीक है, तो हमारे पास जो है वैसे तो यहाँ पर 4, इसको मैं ट्वाइस कर लेती हूँ। 2H और 2H यहाँ से जो है ये निकल जाएगा, यहाँ से निकल के 4HF और रह के आ गया S और O2, तो यहाँ से बनकर आएगा SO2। ठीक है, तो ये रिएक्शन होकर के जो है आराम से HF और SO2 की फॉर्मेशन हो जाएगी। तो यहाँ तक हमारे पास बना टेट्रा हैलाइड्स के बारे में और साथ के साथ हमें पढ़ा हेक्सा हैलाइड्स के बारे में। जो मेन इंपॉर्टेंट थे वो ये दोनों ही थे। ठीक है, इसके अलावा हम आते हैं मोनोहैलाइड्स और डायहैलाइड्स पे। जैसे हम एग्जांपल लेते हैं HCl2 डायहैलाइड में। ठीक है, कहते हैं इसका कंपैरिजन, इसका स्ट्रक्चर ड्रॉ करके देखें। सल्फर आउटर मोशल में 6 इलेक्ट्रॉन्स, 2 क्लोरीन, 2 लॉन पेयर, 1 2 3 4 के लिए हाइब्रिडाइजेशन कौन सा आ गया, sp3 है तो शेप क्या होनी चाहिए,
टेट्राहेड्रल, लेकिन 2 लॉन पेयर, तो शेप कौन सी आ जाएगी, वी शेप या फिर बेंट शेप, ठीक है, ये आ जाएगी। अब कहते हैं ऐसे ही वाटर का स्ट्रक्चर होता है, दोनों का ऐसा ही है। फिर दोनों में फ़र्क क्या है, अगर हम देखें HCl2 में और वाटर में, दोनों में फ़र्क क्या है। अगर मैं बात करती हूँ बॉन्ड एंगल को लेकर के, तो किसका बॉन्ड एंगल बड़ा और किसका बॉन्ड एंगल छोटा, ये हमें बताना है। तो इसका तो हमें पता ही होता है, लगभग 105 डिग्री के आसपास होता है, ठीक है। यहाँ पर हमें बात करनी है, इसका बॉन्ड एंगल लगभग होता है 103 डिग्री के आसपास। क्वेश्चन आता है HCl2 का कम और वाटर का ज़्यादा, इसका क्या रीज़न है, क्या रीज़न है कि जो HCl2 है उसका बॉन्ड एंगल कम शो हो रहा है। तो वो तो आप क्या कर सकते हो, आप ऑक्सीजन और सल्फर की इलेक्ट्रोनेगेटिविटी देख के बता सकते हो। ऑक्सीजन स्मॉल साइज का है, स्मॉल साइज का है तो हाईली इलेक्ट्रोनेगेटिव है, हाईली इलेक्ट्रोनेगेटिव है तो ऑक्सीजन के पास इलेक्ट्रोनेगेटिविटी यहाँ ज़्यादा रहेगी, ठीक है। सल्फर क्लोरीन में अगर बात करते हैं तो सल्फर की इलेक्ट्रोनेगेटिविटी क्या रहेगी, कम रहेगी, तो इसमें इलेक्ट्रॉन पेयर दूर रहेगा। यहाँ ज़्यादा होने की वजह से यहाँ रिपल्शन ज़्यादा होगा, तो ये बॉन्ड्स ज़्यादा खुल जाएंगे, तो बॉन्ड एंगल यहाँ पर क्या हो गया, ज़्यादा हो गया। ऑक्सीजन इज मोर इलेक्ट्रोनेगेटिव देन सल्फर, तो ऑक्सीजन जो है वो अट्रैक्ट कर लेगा इलेक्ट्रॉन पेयर को, तो ऑक्सीजन के पास इलेक्ट्रोनेगेटिविटी ज़्यादा हो गई है, इलेक्ट्रोनेगेटिविटी ज़्यादा है तो वो रिपल्शन फेस करेगा, तो ये बॉन्ड्स दूर जाएंगी, तो फिर बॉन्ड एंगल क्या हो जाएगा, थोड़ा सा ज़्यादा हो जाएगा। ये तो हुई बात किसकी, हमारे पास डायहालाइड्स की, ठीक है। ऐसे हम बता सकते हैं मोनोहालाइड्स के बारे में। जो मोनोहालाइड्स होते हैं ना, जनरली जैसे मैंने आपको बताया भी था, O2F2 लेके चल सकते हो आप, ठीक है, या हम और भी ले सकते हैं, S2Cl2 ले सकते हैं, Se2Cl2 ले सकते हैं। बहुत सारे एग्जाम्पल्स हैं जो हम यहाँ पर उठा सकते हैं। अगर हम इनकी बात करते हैं तो इसका स्ट्रक्चर जितना भी कंपाउंड्स है इन सभी का स्ट्रक्चर वैसा ही होता है जैसा कि H2O2 का स्ट्रक्चर होता है, हाइड्रोजन परऑक्साइड का। हाइड्रोजन परऑक्साइड का स्ट्रक्चर आपको याद होगा, बुक शेप स्ट्रक्चर होता है, नॉन प्लेनर HOH, इस तरीके से जो है एक नॉन प्लेनर बुक टाइप स्ट्रक्चर होता है, ठीक है। तो ऐसा ही स्ट्रक्चर हमारे पास जो है O2F2, S2Cl2 और Se2Cl2 का देखने को मिलता है। और जितने भी हमारे पास ये हैं कंपाउंड्स हैं सल्फ़र के और या सेलेनियम के, जितने भी हमारे पास ये कंपाउंड्स हैं, हेक्साहालाइड्स, टेट्राहालाइड्स, ये सारे के सारे, मैं एक और भी बात बताती हूँ, जैसे SF6 के बारे में मैंने कहा बात आपको बताई कि SF6 वाटर के साथ रिएक्शन नहीं दे सकता, SF6 केमिकली इनर्ट होता है, नॉन रिएक्टिव होता है, इसी की वजह से जो है ये वर्क कर सकता है एज गुड इंसुलेटर, ये इंसुलेटर का काम करता है। हम बात कर सकते हैं जो है इसकी बहुत सी प्रॉपर्टीज़ हैं जो बहुत अच्छी से होती है, जिसकी वजह से इसको हम जनरेटर्स के अंदर यूज़ कर सकते हैं SF6 को, बिकॉज ऑफ इट्स केमिकली अनरिएक्टिव इन नेचर, ठीक है। SF6 के यूजेस बहुत ज़्यादा हो जाते हैं। तो यहाँ तक हमारे पास ये ख़त्म हुए सारे के सारे कंपाउंड्स। इसके बाद हम आ जाते हैं कुछ और प्रॉपर्टीज़ के बारे में। जैसे आपको मालूम है ऑक्सीजन, सल्फर, सेलेनियम, टेलुरियम, अगर हम इन मेम्बर्स की बात करते हैं तो इनमें मैंने आपको पहले भी बताया था, ऑक्सीजन जो है हर एक फैमिली का फर्स्ट मेंबर जो है वो डिफर करता है बाकी सबके साथ। रीज़न क्या है, क्योंकि इट वर्क्स एज कॉन्जेनर, क्यों है, बिकॉज ऑफ इट स्मॉल साइज एंड हाई इलेक्ट्रोनेगेटिविटी। ऑक्सीजन की बात करते हैं, ऑक्सीजन एग्जिस्ट करता है O2 की फॉर्म में, बाकी सारे एग्जिस्ट करते हैं S8E8 की फॉर्म में। दूसरी बात हमने बताया था ऑक्सीजन गैस की फॉर्म में मिलते हैं, बाकी सारे जो है वो सॉलिड की फॉर्म में मिलते हैं। दूसरी बात हमने बताई ऑक्सीजन की बात करते हो तो ऑक्सीजन के अधिकतर कंपाउंड्स में -2 मिलता है, लेकिन कभी कभी -1, -12, 0, +1, +2 ये भी मिल जाते हैं, लेकिन एक्सेप्शंस है। लेकिन बाकी सबके अंदर +2, +4, +6 देखने को मिलता है। क्यों, क्योंकि ऑक्सीजन के अंदर जो है डी ऑर्बिटल्स एब्सेंट होते हैं, ठीक है। दूसरी बात ये कि ऑक्सीजन का साइज छोटा है, इलेक्ट्रोनेगेटिविटी बहुत ज़्यादा है, जिसकी वजह से ऑक्सीजन के जो मोस्टली कंपाउंड्स बनते हैं दे आर आयनिक इन नेचर। वो कैसे बनते हैं, आयनिक नेचर के बनते हैं, लेकिन कोवलेंट के भी कंपाउंड्स ये दिखा सकता है, जैसे हम बताते हैं। तो ऑक्सीजन आयनिक और कोवलेंट दोनों तरह के कंपाउंड्स को शो कर सकता है, लेकिन बाकी सबकी जो है साइज बड़ा होने की वजह से, इलेक्ट्रोनेगेटिविटी कम होने की वजह से दे विल शो मोस्टली कोवलेंट कंपाउंड्स। जो ये कंपाउंड दिखाते हैं ये सारे के सारे इनके कंपाउंड्स कैसे होते हैं, कोवलेंट, लेकिन इसके कोवलेंट के साथ साथ क्या हो सकते हैं, आयनिक। क्यों, क्योंकि इसका साइज छोटा है, इलेक्ट्रोनेगेटिविटी ज़्यादा है इस वजह से। और नेक्स्ट बात हम कहते हैं ऑक्सीजन की बात करते हैं, ऑक्सीजन सिंगल बॉन्ड के साथ साथ पाई बॉन्ड की फॉर्मेशन कर सकता है, और वो पाई बॉन्ड कौन सी हो सकती है, पी पाई बॉन्ड की फॉर्मेशन कर सकता है, ठीक है। जबकि और दूसरे मेंबर्स की बात कर सकते हैं तो वो क्या करते हैं, डी पाई पी पाई बॉन्ड की फॉर्मेशन करेंगे। एज वी मूव डाउन द ग्रुप द टेंडेंसी ऑफ पाई बॉन्ड फॉर्मेशन डिक्रीजेस, ठीक है। तो ये हमारे पास हुई। और एक बहुत ही इंपॉर्टेंट यहाँ पर एक और भी क्वेश्चन है रिगार्डिंग द मैग्नेटिक नेचर। अगर हम मैग्नेटिक नेचर की बात करते हैं, मैं बात करती हूँ O2 की, तो ध्यान से सुनना, O2 इज पैरामैग्नेटिक इन नेचर वाइल अदर्स आर डायामैग्नेटिक इन नेचर। O2 बहुत ही, और ये पैरामैग्नेटिक क्यों है, अगर आपको याद हो तो हमने +1 के अंदर एमओ थ्योरी के डायग्राम्स पढ़े हैं, मॉलिक्यूलर ऑर्बिटल थ्योरी डायग्राम्स। अगर हम एमओ डायग्राम ड्रॉ करके देखें ऑक्सीजन का, वी हैव द अनपेयर इलेक्ट्रॉन,
ठीक है। अनपेयर इलेक्ट्रॉन होने की वजह से, चाहे ऑक्सीजन गैस में हो, चाहे सॉलिड हो, चाहे लिक्विड हो, ऑक्सीजन कैसे भी फिजिकल स्टेट में हो, ड्यू टू द प्रेजेंस ऑफ 2 अनपेयर इलेक्ट्रॉन्स, 2 अनपेयर इलेक्ट्रॉन्स आपको मिलेंगे। आप स्ट्रक्चर ड्रॉ करके देख सकते हो। तो आपको यहाँ 2 अनपेयर होने की वजह से O2 मॉलिक्यूल एग्जिस्ट एज पैरामैग्नेटिक। जैसे O2 पैरामैग्नेटिक होता है ना, आगे पढ़ोगे आप, S2 भी वेपर स्टेट में पैरामैग्नेटिक होता है। O2 हर स्टेट में पैरामैग्नेटिक होता है, जबकि सल्फर सॉलिड स्टेट में एसेट होता है, ये डायमैग्नेटिक है, सारे के सारे डायमैग्नेटिक है, ठीक है। सिर्फ S2 सल्फर इन द वेपर स्टेट एग्जिस्ट एज S2 विच इज पैरामैग्नेटिक इन नेचर एज लाइक एज O2, ठीक है। यहाँ तक हमारे कंपाउंड्स जो है एक तरह से केमिकल प्रॉपर्टीज खत्म हो गई है। हम पहुँच गए हैं हमारे कंपाउंड्स के ऊपर, O2 O3 ये कंपाउंड्स हमने रीड करने। तो इस यहाँ तक आप रीड करो, कोई डाउट आती है तो आप पूछो।